कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 16वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 16वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए अब हम अपना यहाँ पे पहला कमेंट लेते हैं। सर मेरा नोटरी डिवोर्स हुआ है, मैंने सेक्शन 9 केस किया, इंस्टाग्राम पर मैं और मेरे वाइफ का फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ या नहीं? क्या आप पूछ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका नोटरी का डिवोर्स हुआ है, फिर आपने सेक्शन 9 का केस क्यों कर दिया है और इंस्टाग्राम पर फ़ोटो अपलोड करने की बात क्यों कर रहे हैं? आपकी क्वेश्चन नहीं मुझे समझ में आ रही है। आप क्वेश्चन सही से पूछिए, तभी मैं जवाब दे पाऊँगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वेरी गुड सर, थैंक यू। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। डियर सर, वाइफ थाना में जाकर 498A का एफआईआर कर दी है और मेरे फादर पे छेड़छाड़ का आरोप भी लगाकर 354 लगा दी है। 498A एफआईआर में ही तो क्या वो आईओ यदि चार्जशीट से फादर का नाम काट के 354 हटा दे तो क्या वाइफ कुछ फादर का नाम जुड़वा सकती है क्या कोर्ट में? अब देखिए, अब जो आपकी वाइफ हैं उन्होंने 354 आपके फादर पे लगा दिया है, यानी अपने ससुर पे लगा दिया है। 354 छेड़छाड़ के लिए लगाया है। तो ऐसे में आईओ को यदि इस बात का सबूत नहीं मिलता है, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जिससे ये प्रतीत होता हो कि आपके जो पिता हैं उन्होंने अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ की है, तो ऐसे में जो आईओ होंगे वो 354 को हटा देंगे, इस धारा को निकाल सकती हैं। ऐसे में आप आईओ से जाके मिलिए, बात करिए। थोड़ा प्रैक्टिकली आपको होना पड़ेगा, आराम से ये धारा निकल जाएगी। और जब धारा निकल जाती है, एफआईआर से चार्जशीट लग जाता है, तो फिर बढ़वाने का तो प्रोविज़न होता है, इसके लिए प्रोटेस्ट डाला जा सकता है, लेकिन बढ़ नहीं पाता है। ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया हो जाती है। तो एक बार जब ये धारा निकल जाएगी तो ऐसे में फिर उसे जुड़वा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी डॉटर मेरी वाइफ के पास है और मेरे को मिलने नहीं दिया जा रहा है और ना बातचीत हो रही है। क्या मैं आरटीआई डाल के वाइफ से रिप्लाई मांग सकता हूं क्या? किस लिए आप आरटीआई डालेंगे और आप अपनी वाइफ के लिए आरटीआई नहीं डाल सकते हैं? वाइफ के पास आरटीआई नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट कोई होता है या फिर कोई ऐसे ही संगठन होता है, सरकारी संगठन होता है, उसमें आप आरटीआई डाल सकते हैं। आप अपनी पत्नी के पास आरटीआई नहीं डाल सकते हैं, उससे जवाब नहीं मांग सकते हैं किसी चीज़ का। अब अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर क्या पुरुष होना गुनाह है? पुरुषों की सेफ्टी के लिए कोई भी लॉ नहीं है। महिला आसानी से फॉल्स केस कर पति की ज़िंदगी नरक कर देती है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा आज के समाज में हो ही रहा है। देखिए, एक महिला झूठा भी केस करने जाती है, झूठे आरोप लगाती है, तो बड़े आराम से उसका केस दर्ज हो जा रहा है और ऐसे में पुरुष कई साल मुकदमा लड़ रहा है, उसके बाद ही सत्यता साबित हो पा रही है और तब जाके पुरुष बरी हो पा रहा है। तो एक झूठ को झूठ साबित करने के लिए पुरुष को 4-5 साल झेलना पड़ रहा है, 4-5 साल मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में काफ़ी दिक्कत हो गई है। ऐसे ऐसे कानून भी बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से पुरुषों के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत आने लग रही है। अभी हाल में मैरिटल रेप की भी बात चल रही है। अगर ये भी कानून आ जाता है तो फिर और भी ज़्यादा मिसयूज होने लगेगा कानून का। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए, कोर्ट को सोचनी चाहिए और इस पर एक तगड़ा कानून बनाना चाहिए। ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि इन कानूनों का मिसयूज होने से बच सके। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। एकदम ठीक बोले सर आपने, वीडियोस और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। हाँ बिल्कुल, जो ये मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट का आपके केस पे क्या असर पड़ता है। जो आप वीडियो देखते होंगे उस पे आप देखते होंगे कि ये पावरफुल जजमेंट है, इसे लगा देने से आपका केस ख़त्म हो जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यूज करिए, आपका जो 498A का केस है ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को लेके मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है जिसमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एक बार आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको जो जजमेंट की सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, क्या ज़मीनी स्तर पे चीज़ है, सारी चीज़ आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार और वीडियो को पूरा भी देखिएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। एविडेंस एक्ट पढ़ लिया सभी लोग,
जी हाँ, आप लोगों के अगर ऊपर केस हुआ है तो ऐसे में यही प्रयास करना चाहिए कि जो भी मुख्य अधिनियम हैं, उन्हें आप पढ़िए। जो भी आईपीसी से संबंधित धाराएँ हैं, मैट्रिमोनियल केस से संबंधित धाराएँ हैं, सीआरपीसी से है, एविडेंस एक्ट से हैं, तो मतलब जो भी चीज़ें आप खुद पढ़ सकती हैं, जो आपके केस से संबंधित है, उसे आपको पढ़ के खुद भी नॉलेज जुटाना चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। गुड मॉर्निंग। मैंने कल आपसे सवाल पूछा था कि मैंने एक शादीशुदा लड़की को घर पे बुलाया था। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पत्नी के पास है। इस कारण से मेरे पास वो रहना नहीं चाहती है। मैं उसे बहुत समझाया, फिर भी वो आ नहीं रही है। अभी वो और उसके घर वाले पैसे मांग रहे हैं और धमका रहे हैं। क्या मैं उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस कर सकता हूँ या डिवोर्स का केस फाइल करना उचित होगा? तो देखिए, जैसा आप बता रहे हैं उसके हिसाब से आप शादीशुदा है। ऐसे में आपने एक शादीशुदा लड़की को अपने घर पे बुलाया था। आपकी पत्नी को उसका वीडियो भी मिल चुका है। तो ऐसे में गलती तो आप ही की है। और आप जो जैसा केस की बात कर रहे हैं कि आप एक्सटॉर्शन का केस डालेंगे या डिवोर्स का केस डालेंगे, तो देखिए, अगर आप कोर्ट में जाएंगे, कोई भी मुकदमा करती हैं, तो ऐसे में जो आपका मुकदमा है वो कमज़ोर हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं रहता है। यानी जो पुरुष होता है वो अपनी पत्नी पे कोई भी मुकदमा लगा ले, उससे पत्नी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पत्नी का सीधा जवाब में एक बम आता है और वो होता है 498A। फिर साथ ही साथ डीवी एक्ट भी लग जाता है, साथ ही साथ 125 सीआरपीसी भी लग जाता है। तो आप कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा लगाएंगे, तो पत्नी का उससे कोई ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन बदले में आपकी जो पत्नी है वो आपके ऊपर कई मुकदमे लगा देंगी। तो मैं आपसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपने गलतियां की हैं उसके लिए अपनी पत्नी से क्षमा मांगिए, सही से बातचीत करिए और रिश्ते को सुधार करने का प्रयास कीजिए। ऐसे आप कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा लगाएंगे, तो आप ही के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी और आपको ही परेशानी झेलना पड़ जाएगा। तो पहले आप बातचीत करके और इन चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास कीजिए, रिश्ता को सुधारने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपका रिश्ता सुधर जाए, कोर्ट ना जाना पड़े, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद परेशानियां ही बढ़ती हैं, रिश्ते ही टूटते हैं। तो आप पहले पंचायत स्तर पे आपसी बात करके इन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास कीजिए, घर बसाने का प्रयास कीजिए। जब कुछ नहीं होता है तब कोर्ट जाने की सोचिएगा, तो भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, इफ़ ऑल एबव केसेस आर फिल्ड अगेंस्ट द हस्बैंड बाय हिज वाइफ इन डिफरेंट कोर्ट्स, इन ऑल एबव केसेस आर एफिडेविट एंड एलिगेशंस आर क्विटल सेम each other even word to word, and if one of the cases has been ordered against the wife on base of false allegations, can other court may accept the same order and pass order the favor of the husband, or again full proceedings will be repeated? अब देखिए, इनके पूछने का मतलब है, अगर मान लीजिए वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर विभिन्न कोर्टों में केस किया है, सभी कोर्ट में सेम एफिडेविट दी है, सेम एलिगेशंस हस्बैंड के खिलाफ लगाया है, और ऐसे में मान लीजिए किसी एक केस में, जैसे मान लीजिए पत्नी ने डीवी का भी केस किया है, 125 सीआरपीसी का भी केस किया है, 498A का भी केस किया है, तीनों में सेम केस लगाए हैं, तीनों में जो है सेम एलिगेशंस लगाए हैं, सेम आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में मान लीजिए डीवी के केस में अगर पति के ऊपर ये सिद्ध हो जाता है कि उसने किसी प्रकार की कोई क्रूरता नहीं की है, कुछ नहीं किया है, ऐसे में डीवी के केस में पति को बरी कर दिया जाता है, सारे आरोप झूठे सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए 125 में भी वही आरोप लगे हैं, 498A में भी वही आरोप लगे हैं, तो क्या ये दोनों केस चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल ये दोनों केस चलेंगे। दोनों केस जो है उसमें पूरा ट्रायल चलेगा, उसके बाद ही जजमेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सेम आरोप लगे हैं, एक केस में आप बरी हो जाते हैं, तो जो दो केस बचे हैं वैसे ही समाप्त आपके कर दिए जाएंगे। जो भी केस आपके होंगे उसमें पूरा ट्रायल चलेगा, उसके बाद ही आपको उसमें से बरी किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर एक केस में आपको फ़ायदा मिल जाता है, आप बरी हो जाते हैं, तो ऐसे में बाकी जो दो केस हैं उसमें आपकी स्थिति जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आपका जो बचाव है, आपका बचने का जो चांस है और भी ज़्यादा हो जाएगा। आपके फेवर में भी वो दोनों केस ही आएंगे। तो ऐसे में ये चीज़ तो हो जाएगी कि आपका पक्ष मजबूत होगा। वो जो दो जजमेंट आएंगे, दो केस होंगे, उसमें आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन फिर भी उन दोनों का पूरा ट्रायल चलेगा, उसके बाद ही जजमेंट आएगा।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मुझे मेरे ससुर, सासू माँ ने, साले साहब ने और मेरे वाइफ के दीदी एंड जीजा ने धमका दिया है। तेरे वाइफ की शादी कराते हैं, तुझसे जो करना है कर, हम पुलिस कोर्ट से नहीं डरते हैं, पुलिस हमारी बहुत पहचान है। मैं एसपी ऑफिस में लिखित तकरार रिपोर्ट दिया, 13 तारीख को उन पर कोई केस बनेगा या नहीं? अगर पुलिस ने उन्हें बुलाया नहीं आए तो क्या करना होगा? देखिए, अगर वो लोग आपको धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर केस बनेगा, धमकी देने के लिए केस बनेगा। और यदि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसे में कोर्ट में परिवाद के माध्यम से आप उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो आप कंप्लेंट केस कोर्ट से जाके दर्ज कराइए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। प्लीज़ बोलो सर। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है, ये जैसे मैं जो ये प्रोग्राम चलाता हूँ, कमेंट बॉक्स आपकी सलाह मेरे जवाब, तो इसका जो देखते होंगे आपको नोटिफिकेशन पहले ही चला जाता होगा। 9 बजे प्रोग्राम आता है लेकिन पहले ही चला जाता होगा, तो हो सकता है कि इन्होंने 9 बजे के पहले ही देखा हो नोटिफिकेशन और वीडियो को प्ले करने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन हो नहीं रहा हो। तो जब भी आपका प्रोग्राम जो है वो नोटिफिकेशन पहले भी चला जाता है तो उससे मतलब नहीं है। प्रोग्राम जब प्ले होगा तो वो 9 ही बजे होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो 9 बजे से ही मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। कैन आई प्लीज़ हैव योर मोबाइल नंबर? जी हाँ, वीडियो आप देखिए, वीडियो में मेरा आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा, या फिर कोई भी आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो व्हाट्सएप पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी जवाब नहीं दे पाता हूँ व्हाट्सएप पे। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट लेने का फ़ीस है वो 200 रुपये मैंने रखा है, तो आप 200 रुपये मुझे पेड करके उसके बाद मुझसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। इफ़ दे वांट टू criminalize marital rape, then they have to criminalize refuse of sex first, otherwise it will be not only unfair but it also be cheating against men। जी हाँ, बिल्कुल, अगर ये कानून आ जाता है मैरिटल रेप वाला, तो ऐसे में पुरुषों के लिए बड़ी समस्या बढ़ जाएगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, 125 का केस में कितने नोटिस भेजने के बाद एक्स पार्टी ऑर्डर होता है? केस को 1 साल हो गए, अभी तक मेरे हस्बैंड ने नोटिस जानबूझ के नहीं लेते हैं। तो देखिए, 1 से 2 नोटिस 125 सीआरपीसी में भेजा जाता है, और 125 सीआरपीसी में जो कोर्ट होता है वो पेपर में गजट भी नहीं कराता है। तो ऐसे में 1 से 2 नोटिस भेजा जाएगा। अगर नोटिस तामील हो जाता है, उसके बाद जो कोर्ट होता है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देता है, उसके बाद एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाता है। तो ऐसे में ज़्यादा नोटिस नहीं भेजा जाता है 125 सीआरपीसी में, क्योंकि कोर्ट भी जानता है बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो जानबूझ के बचने का प्रयास करते हैं। और अब तो 125 सीआरपीसी में जो कोर्ट है वो व्हाट्सएप पे ही नोटिस भेज दे रहा है और उसी पे तामील मान ले रहा है। तो आप ये प्रयास कीजिए कि व्हाट्सएप पे ही आप जो नोटिस है उसे भेज दीजिए अपने हस्बैंड को, और अगर जज साहब उसे तामील मान ले तो उसी के आधार पर आगे कार्यवाही कर देंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अब जो हो रहा है होने दो, मैं तो शादी ही नहीं कर रहा, टेंशन ख़त्म, अब जो महिलावादी गुलाम है वो भोगो। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, जैसा हो रहा है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर 125 में वाइफ ने हस्बैंड की इनकम की गलत डिटेल दे रखी है और हम क्या कर सकते हैं? 125 और 498 AFIR में वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, तो कुछ बेनिफिट मिलता है दोनों केस में? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। अगर दोनों जो एलिगेशन वाइफ ने लगाए हैं वो डिफरेंट है, दोनों में अलग अलग विरोधाभास है, तो ऐसे में आपको फ़ायदा मिल सकता है। और रही बात आपकी जो पत्नी है, उन्होंने जो एफिडेविट दिया होगा, अगर उसमें ये चीज़ कहा है कि मेरे पति इतना ज़्यादा कमाते हैं और वास्तव में आप उतना कमाते ही नहीं हैं, तो ये तो चीज़ आपकी वाइफ ने झूठ बोला है, गलत चीज़ बोला है, लेकिन इसके आधार पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पत्नी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। अगर आप 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाते भी है तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आपको किताब में कुछ भी बताया जाए, यूट्यूब पे कुछ भी बताया जाए, कहीं कुछ भी जानकारी दी जाए, लेकिन अगर इसके आधार पे आप 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाते हैं तो जो कोर्ट होगा वो भी रिजेक्ट कर देगा। आप अपील में हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाकी अगर अलग अलग
एलिगेशन है, विरोधाभास है दोनों केस में, तो इसका आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मैंने कल ये पूछा था कि क्या मेरे हस्बैंड और सास ननद ने चेक के बदले कई बार रुपए लिए थे बट चेक वापस नहीं करा, तो क्या 2 ईयर के बाद उस चेक को लेकर फ्रॉड का केस कर सकते हैं हम पे? देखिए कल का क्वेश्चन मुझे आपका याद आ रहा है और आज का भी क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ, तो बाकी आपका जो जवाब है वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, कोई फ्रॉड का केस नहीं कर सकते हैं। जो आपने चेक दिया है उसे वो 3 महीने तक बैंक में लगा सकते थे, उससे पैसे की ले सकते थे, लेकिन अब 3 महीना बीत गया है तो अब वो चेक लगा भी नहीं सकते हैं, चेक का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में अब आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसे पढ़ने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, फिर जवाब देने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, तो वीडियो लंबी बन जा रही है और मेरे पास समय का भी अभाव रहता है। तो ऐसे में प्लीज़ आप लोग इतने बड़े क्वेश्चन ना पूछा करिए, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा करिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अगर ऐसा कानून बना तो लड़के शादी ही नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर मैरिटल रेप को रेप घोषित कर दिया जाता है, अपराध घोषित कर दिया जाता है, तो बड़ी समस्या आएगी, बहुत ज़्यादा मिसयूज इसका होने लगेगा और बहुत ज़्यादा पुरुष परेशान होने लगेंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। फिर दिल्ली में मेंटेनेंस के लिए केस डाला है, तो वो अबाउट समझौता कीप लिए रहे हैं, बिल करने के लिए मुझे डर रहा है 2016 की तरह दोबारा ना करे, क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा है, राजा है क्या करो। देखिए आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, आपने क्या पूछा है, तो प्लीज़ आप स्पष्ट रूप से पूछिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं पर अपने घर में नहीं रखते हैं। 2016 में काव में केस किया, वहां समझौता कर ली पर फिर भी नहीं ले गए। 2019 में मेरी मामी के जोड़ देने पर ले गए, पर मामी के घर के लिए रात को मेरे को मारे और सुबह खुद ही पुलिस को बुला लिए और उसने मुझे टॉर्चर करने लगे, तो मैंने भी पुलिस को कॉल कर लिया, पर बिहार में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखिए अगर बिहार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस नहीं सुन रही है थाने की, तो ऐसे में आप एसपी के पास कंप्लेन कीजिए, और एसपी भी अगर नहीं सुन रहे हैं तो ऐसे में सीधा में जाके आप कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराइए, यानी परिवाद दर्ज कराइए। तो अगर थाने की पुलिस नहीं सुन रही है तो आप एसपी को कंप्लेन कीजिए, पुलिस के उच्च अधिकारियों को कंप्लेन कीजिए, या आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकती हैं, तो ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए, या फिर कोर्ट में जाके आप सीधा कंप्लेंट केस दर्ज कराइए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। नो सर ये सही नहीं है, अगर जजमेंट आ भी गया तो कोर्ट की जगह नहीं मिलेंगे सर, ये बात से जय हिंद जय भारत। जी हाँ बिल्कुल, अगर मैरिटल रेप वाला जजमेंट आ जाता है, मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया जाता है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ये बात तो सही है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। ऐसे कानून से फैमिली तबाह ही हो जाएंगे। जी हाँ, मैरिटल रेप को रेप अगर घोषित कर दिया गया, अपराध बना दिया गया, तो बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा पुरुष इससे परेशान होंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अगर ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट होता भी है तो कोई कंजक्शन इट्स इक्वलिटी इम्पॉर्टेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर मिसयूज ऑफ सच लॉ बाय द वुमेन्स फैमिली। जी हाँ बिल्कुल, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। नहीं होना चाहिए, डिवोर्स केस ज़्यादा बढ़ेगा, रिश्ते का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर मैरिटल रेप को अपराध बना दिया जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो जो भी कमेंट आया था मैंने उसका जवाब दे दिया है, तो आशा करता हूँ इस कमेंट बॉक्स के प्रोग्राम से आज आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होगी। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। बाकी ये जो कमेंट है इसका जवाब मैं कल के ही प्रोग्राम में दे चुका हूँ, तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे सब मैंने बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।